विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा कि 1933 में जब शुरुआत हुई थी तब हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति से क्या किया था, यह अपनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था वर्साई संधि के जो अपमानजनक शर्तें थीं उसे खत्म करना था और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में जो खोए हुए क्षेत्र को वापस चाहते थे और 1933 तक वे हिटलर की जर्मनी से पुनः सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे वह हवाई जहाज़, टैंकों, पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण हुआ, जिससे वह 1935 में वायुसेना एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जिसमें वर्साई संधि की अवहेलना हुई और 1935 में सार घाटी की जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला दिया, जिसमें मार्च 1936 में जर्मनी सैनिक राइनलैंड में पुनः अधिकार कर लिया था। इसका फ़ायदा तो उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा तो किया, लेकिन 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस को क्या किए थे के साथ अनाक्रमण कर समझौता किया, जिसके तहत वह एक दूसरे देशों पर आक्रमण न करने की सहमत हुए थे। तो सितंबर सन 1939 में जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे पर कर लिया। इस तरीके से पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार तथा उससे जो विश्व ध्वस्त स्तंभ जो है रह गया था, जो पोलैंड के समर्पण की बात क्या हो गया था, वहाँ अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षित आदि चुन चुनकर मार डाला गया ताकि वे पोलैंड को कोई नेतृत्व न दें। फिर किसानों ने उनके गांवों से भी निकालकर शिविरों में रखा गया, जिससे वे दासों की तरह बेचा गया था। उनके गांव जर्मन लोगों ने भी बसाया गया। सन 1941 में क्या हुआ था, जब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मिलकर जब जर्मनी, इटली और जापान में लड़ने लगे, तभी ब्रिटेन और सोवियत रूस जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन जो विरोधी देश से मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य था धुरी राष्ट्रों को हराना था। लेकिन प्रारंभ में क्या हुआ, सोवियत रूस जो है जर्मनी से हमले तो किए, लेकिन वे लगातार पीछे हटने लगे। तब उन्होंने 1942 से और 53 में स्टालिनग्राद नामक एक हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखा था, जिससे वह सोवियत रूस की सेनाएं आगे बढ़ती गई थी। विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा भी हुआ था इतिहास में पहली बार, जिसमें किसी युद्ध की सामान्य नागरिक जो सैनिक की तुलना में अधिक मरे, और पहली बार ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसमें प्रत्येक नागरिक, जिसमें स्त्री या पुरुष युद्ध में तो शामिल हुए, लेकिन ऐसा भी युद्ध जिसके लिए वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध के लिए क्या कर दिए थे, पुनर्गठित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हो सके। और यह एक तरह से 19वीं सदी का महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिणाम था। जैसे कि राष्ट्र जो है, राज्यों की स्थापना जो दूसरे राष्ट्रों को अपना जाने दुश्मन समझते थे, उसमें क्या था, औद्योगिकीकरण, जिससे एकमात्र युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव बना, जिससे श्रमिक को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, और लोकतंत्र जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उसमें उन्मादपूर्ण युद्ध में झोंका जा सकता है, जिससे यह है कि अनेक युद्ध भी हुए थे। इसके साथ साथ 20वीं सदी के जो पहले 50 वर्ष थे, इसमें इतने भाग्यवश रहे क्योंकि मानव समाज में जिन चीज़ों को अपने हित के लिए बनाया उन्हें काबू नहीं कर सका था, और उनका उल्टा यह हो गया कि मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार करने लगा था। इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध एवं भयानक युद्ध भी रहा था। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों की सलाह किए बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया, मतलब शामिल किया गया था। इसमें यह था कि भारतीय सेना जो है जापान को लड़ने के लिए बर्मन सिंह
सिंगापुर, जर्मनी, इटली से लड़ने के लिए तो अफ्रीका भेजा, लेकिन क्या हुआ था, सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में जैसे अनाज, कपड़े आदि का सामान भी खरीदा गया था। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी और आम लोगों ने भी इसके अभाव में अनेक सामना करना पड़ा। तो सबसे भयानक प्रभाव यह हो गया था कि 1943 में बंगाल में जब अकाल के रूप में सामने आया तो 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मरे। और यहाँ अनाज उत्पादन की कमी होने के कारण भी यहाँ अनेक सेनाओं जो सरकार द्वारा क्या हो गई थी, अनेक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, और इसे लेकर राष्ट्रवादी में भी क्या हुआ था, आंदोलन हुआ। तो कुछ लोगों को लगा कि हमें क्या होना चाहिए, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए, जिसमें जर्मनी और जापान को मदद लेकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापित किया और वहाँ नागालैंड और मणिपुर की जो ओर है आगे बढ़ने का प्रयास भी किया था, जिसके साथ गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता इनके विरुद्ध थे। वे मानते हैं कि जर्मनी और जापान में जो अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, तो उनका यह मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। तभी 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, लेकिन साम्यवादी मानते हुए भी हिटलर को हराना विश्व के लोकतंत्र में समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराओं में फिर साथ हुई और इसमें नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेता आज़ाद हिंद फौज में सिपाही की रक्षा में शामिल हुए, जिसमें साम्यवादी दल फिर राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हो गए थे। और साथ ही साथ युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जिसमें ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर और कमज़ोर हो गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो सोवियत रूस के सबसे शक्तिशाली ताकतों के रूप में सामने आया और इस कारण भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध में जीत का श्रेय जो है मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन को जाता था, क्योंकि इन तीनों देशों ने यह तय किया कि सर्वप्रथम जो नाजी शासन की व्यवस्था है उसे अपघटित करना चाहिए, मतलब कम, जिससे नाजी अधिकारों को पहचान कर उन्हें नरसंहार के लिए दंड देना, क्योंकि वह न केवल दंड, क्योंकि इसके अंतर्गत वह 11 लोगों को मृत्यु दंड भी दिया गया था, बाकी लोगों को कारावास, आजीवन कारावास मिला, जो उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। इसलिए यह विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे। फिर भी एक यूरोप जो है नक्शा के रूप में बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यूरोप का यह हिस्सा था जिसमें सोवियत रूस को आज़ाद किया गया था और वह अब रूस का प्रभाव भी बढ़ने लगा, जिससे जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र तो बना, लेकिन साथ ही साथ जर्मनी का विभाजन भी हुआ। उसका जो पूर्वी भाग है जो रूस की ओर और पश्चिमी भाग है अमेरिका के प्रभाव के क्षेत्र में शामिल हुआ। साथ ही साथ पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र जो है न रहकर वह स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे। और इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीक आदि देशों ने अमेरिका प्रभाव के क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राज्य बने, जिससे जापान में वहाँ के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी जो है चुनाव के द्वारा कई सरकार बनी और उससे एक नए लोकतंत्र संविधान का निर्माण भी किया। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि युद्ध में जब जर्मनी की हार की शुरुआत हुई थी तभी नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भी प्रयास हुआ।
जिसमें ब्रिटेन, रूस, अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर यह विश्व को व्यवस्था और संगठन की रूपरेखा तैयार करने का विचार किया था। जो युद्ध की समाप्ति के बाद जब अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की, तो उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश के आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ाना ही इनका प्रमुख सिद्धांत माना गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्र संघ जो है लिंक ऑफ नेशन, इसमें यह विफलता के कारण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सदस्यों को सहमति के आधार पर काम करता था। उनके पास यह निर्णय था कि जो लागू करवाने के लिए जो ताकत थे वह नहीं था, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ को ध्यान में रखा गया और इनके महत्वपूर्ण निर्णयों को भी ध्यान में रखते हुए यह समिति के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि उन देशों के सैनिक जो हैं उनके बल के आधार पर लागू करवा सकें। और उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इनको प्रमुख मान्यता थी। और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद थे, जो स्थायी सदस्य बनाया गया, जो प्रत्येक यह अधिकार जो है 5 सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती तो वह मिलकर यह लागू करवा सकते थे। लेकिन विचार विमर्श और निर्णय यह हुआ कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापित होना चाहिए, जिससे देशों के बीच जो विवाद है वह सुलझ जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है संधि के रूप में लागू हो, जिससे देशों के बीच सहयोग विकास कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई जाएं, जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को लागू किया जा सके।